अमेरिका के 9 देशों में 27 बेसिस के ऊपर बड़े हमले किए, खास करके ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं वो दुबई के ऊपर और कतर के ऊपर। $1 बिलियन का नुकसान इन देशों को हो रहा है पर डे बिकॉज ऑफ डिसरप्शन ऑफ फ्लाइट्स ओनली। छाबहार पोर्ट है जो हिंदुस्तान को कनेक्टिविटी देता है अफगानिस्तान के साथ में, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो भी छाबहार में भी काफ़ी धमाके हुए हैं। नेतन्याहू कहाँ पर है, शायद नेतन्याहू के ऊपर भी उसी माफी का हमला हो सकता है। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में भी ज़बरदस्त नुकसान नजर आएगा। अगर अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता करनी शुरू की जैसे बाइडेन करता था, तो रशिया की जीत तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रशिया अभी भी जानता है कि वो जीत नहीं सकता। ईरान के हमले और उसमें खामनेई की मौत के बाद अब तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। सर, कैसा देख रहे हैं ये जो विश्व की स्थिति है, कैसी है? ये एक किस्म से बहुत बड़ा एस्केलेशन है और स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और गंभीर हो चुकी है, क्योंकि जो इसराइल ने कार्रवाई की है, अमेरिका ने की है, बेबुनियाद है, इलीगल है, और इस पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। वास्तव में आपने देखा है जब इसराइल ने हमला किया तो उसने कहा कि मैंने प्रीएम्प्टिव हमला किया है। प्रीएम्प्टिव का मतलब कि उनको यकीन था कि ईरान उनके ऊपर बड़ा हमला करने जा रहा है। ईरान के पास उस माफ़ी की ताकत ही नहीं है, उस माफ़ी की हिम्मत ही नहीं है कि वो हमला अमेरिका के ऊपर पहल करे या इसराइल के ऊपर करे। तो जो इसराइल ने किया है एक किस्म से वॉर ऑफ कन्वीनियंस है, वॉर ऑफ चॉइस है। वो साफ तौर पे जानते थे, उनको पता लग गया था खुफिया तरीके से कि एक बहुत मीटिंग है कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जहाँ 40 टॉप पीपल जो है खामेनी उनको एड्रेस कर रहे हैं। उसमें आईआरजीसी के कमांडर भी है, उनके डिफेंस चीफ भी है, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, और सारे टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है। और उनके पास यही सुनहरी मौका है उनको ख़त्म करने का। इसके बाद ये सारे के सारे सेफ जगह में छुप जाएंगे और इनको बर्बाद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसराइल ने और अमेरिका ने इसका फ़ायदा उठाते हुए 30 बॉम्ब गिराए उस इलाके पे। बंकर बस्टर थे जिनसे इन सब की मृत्यु हो गई। लेकिन उनको जो लगता था कि ईरान गिर जाएगा, झुक जाएगा, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करनी शुरू की है। अमेरिका के 9 देशों में 27 बेसिस के ऊपर बड़े हमले किए हैं, खास करके ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं वो दुबई के ऊपर और कतर के ऊपर और सऊदी अरेबिया के ऊपर भी। ये सारे के सारे जो देश हैं मिडल ईस्ट के, इनकी इकोनॉमी 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर है। एक सेल ऑफ ऑयल एंड गैस और दूसरा टूरिज्म। इनको फिर जितने हवाई सेवा एक किस्म से सबसे बड़ा हब है फॉर ईस्ट वेस्ट एयर ट्रेवल के लिए, और यूरोप के लिए लोग यहाँ से होके जाते हैं। $1 बिलियन का नुकसान इन देशों को हो रहा है पर डे बिकॉज ऑफ डिसरप्शन ऑफ फ्लाइट्स ओनली। और बड़े पैमाने पर टूरिस्ट आने बंद हो गए, सारे एयर ट्रैफिक बंद हो गया है। और ऑयल एंड गैस का जहाँ ताल्लुक है, 85% डिपेंडेंस चाइना की है, अराउंड 85% 90% डिपेंडेंस जापान की है मिडल ईस्ट के ऊपर, 60% डिपेंडेंस हिंदुस्तान की है, और यूरोप भी बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है। तो ऑयल एंड गैस प्राइसेस आसमान को छुएंगे, सोने और चांदी की कीमतें बढ़ जाएंगी, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाएगा, इकोनॉमीज क्रैश हो जाएगी, इन्फ्लेशन को बहुत बढ़ जाएगा। दुनिया को बेखतरा बढ़ गया। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हमारे 9.4 मिलियन डायस्पोरा वहाँ है, कम से कम हर साल $60 to $70 बिलियन एफडीआई भेजते हैं। उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे चोट लग सकती है। फिर जो छाबहार पोर्ट है जो हिंदुस्तान को कनेक्टिविटी देता है अफगानिस्तान के साथ में, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो भी छाबहार में भी काफ़ी धमाके हुए हैं। वो भी इस समय हिंदुस्तान इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फिर जो आईमैक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें भी बड़ी रुकावट आएगी। फिर जो I2U2 की जिससे बातचीत की अभी प्राइम मिनिस्टर जब गए हुए थे, उसमें भी रुकावट आएगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बड़े पैमाने पर दुनिया जो है इससे काफ़ी से ज़्यादा घबराई हुई है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने रजीम को एक किस्म से बर्बाद कर दिया है, लेकिन रजीम चेंज जो उनका मकसद है वो किसी प्रकार से नहीं पॉसिबल। आज तक दुनिया में कभी भी रिजीम चेंज नहीं हुई विदाउट फिजिकल इन्वेजन या फिजिकल इंडक्शन ऑफ ग्राउंड ट्रूप्स। अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स नहीं उतारना चाहता। अगर ग्राउंड ट्रूप्स उतारेगा तो हंड्रेड्स ऑफ बॉडी बैग्स हर दिन जाएंगे जो अमेरिका की पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल 2000 किलोमीटर दूर है, उसमें कोई ताकत और क्षमता है ही नहीं किसी प्रकार की ग्राउंड इन्वेजन की। और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के पास 3000 से ज़्यादा मिसाइलें हैं, बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है। अभी तक उसने अमेरिका को बड़े पैमाने पर हमला नहीं किया, लेकिन उसके हाइपरसोनिक मिसाइल से और ऐसी मिसाइलें हैं जिनको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, नॉर्थ इसराइल में, सेंट्रल इसराइल में, साउथ इसराइल में हमले कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में भी आज हमला किया है और हमले काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। जहाँ तक अमेरिकन का पैट्रियट सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है,
वो मिडल ईस्ट में तकरीबन तकरीबन फेल हो गया है। जहाँ जहाँ इसराइल ने हमले किए वहाँ पर हर जगह में हर 10 मिसाइल में से 3 या 4 मिसाइल जाके टारगेट को हिट किए हैं। जहाँ तक आयरन डोम का ताल्लुक है, आयरन डोम भी सैचुरेट हो चुका है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे जून में हुआ था। और अगर ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल समझते हैं कि बड़े पैमाने पर जीत हासिल कर लेंगे, ये उनकी भूल है। रशिया का भी ये मकसद था कि विद इन 7 डेज यूक्रेन के घुटने टिक जाएंगे और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सरेंडर कर देगा। 4 साल हो गए, जीत के कोई आसार नजर नहीं आते। इसराइल के भी जो वॉर एम्स थे नॉट अचीवेबल थे। जहाँ तक अमेरिका का और इसराइल का ताल्लुक है, एंड गेम क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट एम दैट दे वांट टू अचीव, अभी तक उसको डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन जो सुनने में आया है, ना तो वॉर एम्स अमेरिका के अचीवेबल है ना इसराइल के। अमेरिका चाहता है कि वह एक रजीम चेंज हो, जैसे कि अमेरिका रजीम चेंज ईरान की पब्लिक तय करेगी। अभी ईरान की पूरी पब्लिक जो है प्रो खमेनी हो गई है। पिछले 2500 साल में ईरान के ऊपर किसी भी फॉरेन देश का हस्तक्षेप नहीं हुआ, और वो नहीं चाहते कि वहाँ जो भी चाहते, अगर सरकार को बदली करना चाहते हैं या ओवरथ्रो करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम डिसाइड करेंगे, ना कि एक फॉरेन पावर। सर, आप रक्षा विशेषज्ञ के साथ सेना में भी रहे हैं, सेना की रणनीति समझते हैं, ईरान की ताकत को समझते हैं। क्या लगता है, ईरान लगातार कह रहा है कि वो बड़ा हमला करेगा, बड़ा हमला करेगा, क्योंकि अमेरिका खुद ताकतवर देश है। आप देखिए, इजराइल ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। क्या ईरान इस तरह का कोई बड़ा हमला कर पाएगा? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, ईरान 100% बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन ईरान ये भी जानता है, उसकी ताकत है, क्षमता है, इवन टुडे टू सिंक बोथ दी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एक कैरियर जेरल फोर्ड है, और दूसरा जो है उनका जो आया हुआ है पहले मैं नाम तो भूल गया हूँ। दोनों में कम से कम 5 से 7 हज़ार सैनिक है, दोनों में कम से कम 70 से 80 हवाई जहाज है। बहुत बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान होगा। अगर ईरान जानता है कि अगर एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक करता है, तो ट्रंप जैसे एक पागल इंसान एटॉमिक हथियार का इस्तेमाल करेगा और ईरान हर प्रकार से तबाह हो जाएगा। तो वही मेरा सवाल है कि एटॉमिक पावर है अमेरिका के पास और ईरान इस बात को जानता है, तो क्या ईरान ऐसी गलती करेगा वो भी तब जब उसके 40 प्रमुख कमांडर मार दिए गए हैं, उसके प्रमुख राष्ट्र प्रमुख मार दिए गए हैं? तो क्या ईरान इस तरह की गलती करेगा कि उसके ऊपर एटॉमिक हमला होने का डर हो? देखो, ईरान तो 100% जो है बदला लेगा। उनका फर्स्ट टारगेट, जो भी प्राइम टारगेट है, नेतन्याहू को है। नेतन्याहू को उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अपने कमेनी को मार दिए, अगर छुप सकते तो छुप जाओ, हम 100% यकीन करेंगे कि आप खत्म हो जाओ। जून में भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि जब उनके घर पे ऊपर हमला किया था, उस समय घर में ना वो थे ना सारा थी। अभी वो भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेतन्याहू कहाँ पर है। शायद नेतन्याहू के ऊपर भी उसी माफी का हमला हो सकता है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका के सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे कि अमेरिका के अंदर 27 बेसेस हैं, उन सारे 27 के ऊपर हमला हो रहा है। और अमेरिका का, अगर ये सारे उसके एलाइज हैं जिनके ऊपर मैं कह रहा था, जो ऑयल एंड गैस सेलिंग नेशंस हैं, टूरिज्म से, अगर ये सारे के सारे दब जाते हैं, बड़े पैमाने पर उनको नुकसान, $1 बिलियन का नुकसान पर डे हो रहा है, तो ये ज़बरदस्त प्रेशर डालेंगे अमेरिका के ऊपर कि हमारे अपने हमले बंद करो। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान 100% एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं डुबाए, लेकिन उनके दूसरे वॉरशिप्स डुबा सकता है, और पक्का डुबाएगा। क्या लगता है कि भारत के संबंध ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं, और इजराइल तो भी प्रधानमंत्री जी होके ही आए हैं। तीनों देशों से अच्छे संबंध के बावजूद भारत पे क्या असर पड़ेगा? भारत के ऊपर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जैसे कि पहले मैंने कहा कि 9.4 मिलियन हमारा डायस्पोरा है, जो 60 to 70 बिलियन डॉलर हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में रेमिटेंसेस के तौर पे भेजता है, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, हिंदुस्तान का 60% एनर्जी जो है वो मिडल ईस्ट से आता है। अभी ना तो ईरान, ना इराक, ना सऊदी अरेबिया, ना जॉर्डन, ना यूएई, ना कतार, ना दुबई, किसी प्रकार से इनका तेल और गैस नहीं। फिर हमारी 40% एलएनजी और सीएनजी वहाँ से आती है, तो ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर मैंने कहा छाबहार पोर्ट का इस्तेमाल जो है वो बंद हो सकता है। आईमैक जो है बैक स्टेज पे हो जाएगा, I2U2 बैक स्टेज हो जाएगा। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में भी ज़बरदस्त नुकसान नज़र आएगा। आपकी जो है रुपी वर्सेस डॉलर, रुपी और
गिर जाएगा। सोने चांदी की कीमतें अभी से ही बढ़नी शुरू हो गई है। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान के लिए भी इकोनॉमिकली डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है। सर क्या लगता है जिस तरीके से स्थिति है पूरे विश्व की, क्या पूरा विश्व एक तृतीय विश्व युद्ध की ओर जा रहा है? क्योंकि आप देखिए कि रसिया भी विरोध कर रहा है, आप देखिए कि साउथ कोरिया भी है, अपना उत्तरी कोरिया भी है, साथ ही साथ चाइना भी कह रहा है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन किया है अमेरिका ने। तो क्या आपको लगता है कि ये सब एकजुट हो सकते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है दोस्त होता है? ये एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि देखो रशिया जो बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है यूक्रेन के अंदर, वो नहीं चाहता कि वंस अगेन अमेरिका जो है यूक्रेन की बड़ी सहायता करे। अगर अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता करनी शुरू की जैसे बाइडन करता था, तो रशिया की जीत तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रशिया अभी भी जानता है कि वो जीत नहीं सकता। लेकिन अगर ट्रंप जो है बड़ी ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ टेरिटरी सरेंडर कर दे जेलेंस्की, ताकि अमेरिका रशिया जो है एक किस्म से विक्ट्री डिक्लेयर करके कोई पीस। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना साफ तौर पर जानता है कि उसकी मिलिट्री क्षमता जो है टेक्निकली एंड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर चाइना के अमेरिका के बराबर नहीं है। ऐसे वो, और फिर उसके पास एक भी सैनिक या सीनियर ऑफिसर नहीं है जिसको एक सेकंड का भी तजुर्बा हो लड़ाई का। अगर आपको देखो वो बहुत कुछ क्लेम करता है, लेकिन उसके जब हिंदुस्तान के साथ लड़ाई हुई ऑपरेशन दौर में सारा का सारा इक्विपमेंट बर्बाद बेकार निकला। इसी माफी को उसने बड़े पैमाने पर वेनेजुएला को भी दिया हुआ था, सब बेकार निकला। यहाँ भी उसने बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस इक्विपमेंट दिया हुआ था ईरान को, कुछ भी काम नहीं आया। और चाइना के अंदर ट्रंप अप्रैल में वहाँ जा रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी बैठी हुई है। जीपेंग को अपने ही मिलिट्री लीडर्स के ऊपर शक है, 19 के करीब को सैक कर चुका है, पहले 9 को किया फिर 10 को और किया। उसको घबराहट है, वो कोई मौका ऐसा नहीं देना चाहता जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाए, जिससे उसके ऊपर प्रेशर पड़े और वहाँ भी तब सत्ता बदली हो सकती है। जहाँ तक विश्व युद्ध का ताल्लुक है, मेरे मुताबिक 0 चांसेस हैं जब तक दूसरे देशों के सैनिक वहाँ नहीं उतरते। सैनिक किसी और देश के नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है, पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं कि अमेरिका और इसराइल के सामने खड़ा हो जाए, उनके एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन। तो एक सवाल मेरा और उठता है कि जिस तरीके से 1 महीना पहले से ही तैयारी अमेरिका और इजराइल दोनों कर रहे थे, तो क्या ईरान अगर बड़ा हमला करता है तो उसका नुकसान अमेरिका और इजराइल को होगा? और ईरान के हमले के बाद अमेरिका क्या रणनीति अपनाएगा या क्या कार्रवाई करेगा? देखो अमेरिका क्या करेगा वो तो अमेरिका की सोच विचार होगी। हम तो केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं। अगर अमेरिका को ज़्यादा जान और नुकसान का हुआ तो वो अपनी न्यूक्लियर शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसराइल के भी ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुआ तो इसराइल के पास भी 80 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसराइल के ऊपर बड़ी बर्बादी हो रही है, इसराइल को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक मिडल ईस्ट में ताल्लुक है, मिडल ईस्ट में काफ़ी से ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। मेरे मुताबिक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो वहाँ सिविल वॉर हो जाएगी और इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, बिल्कुल उसी माफी जैसे लिबिया में, इराक में, जिसने अल बगदादी खड़ा हो गया। पहले वो अलकायदा खड़ा हुआ था, अलकायदा ओबामा को मारा लेकिन अलकायदा अभी भी जिंदा है। बगदादी को मारा गया, ISIS अभी भी जिंदा है, बोको हरम अभी भी जिंदा है। ऐसी इंस्टेबिलिटी आ जाएगी जो पूरे विश्व के लिए खतरा है, इंक्लूडिंग अमेरिका के लिए। ऐसे में ईरान तो बदला लेता रहेगा, ईरान के पास काफ़ी क्षमता है इनको नुकसान पहुंचाने के लिए और नुकसान पहुंचाता रहेगा टू द एक्सटेंट दैट इज पॉसिबल। तो ये जो मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई है, आपको कब तक लगता है कि कौन पहल करेगा, किसकी पहल से ये चीजें फिर सामान्य होंगी और अर्थव्यवस्था जो बिगड़ने वाली है, जो बुरी तरह से बिगड़ी गई जैसा कि आप कह रहे हैं, उसको पटरी पर फिर कैसे लाया जाएगा? देखो अमेरिका के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर पड़ेगा, ये मिडल ईस्ट एलाइज की तरफ से ज़बरदस्त प्रेशर पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये सारे के और हिंदुस्तान की तरफ से भी प्रेशर पड़ेगा, ग्लोबल साउथ की तरफ से भी पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफर जो है चाइना, जापान, ग्लोबल साउथ और साथ में यूरोप वगैरह है। और लैटिन अमेरिका के भी जो गरीब देश है उनके ऊपर, वो सारे के ऊपर अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड जो है एक किस्म से मैवरिक है, उनकी सोच विचार क्या है, क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इस माफी का प्रेशर उनके ऊपर अपने देश के लोगों से भी पड़ना शुरू हो रहा है, क्योंकि रिपब्लिकन साफ तौर पे जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो गलत है। कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए अमेरिका को लड़ाई में डालने के लिए। अमेरिका की कैपेबिलिटी लिमिटेड है, किसी भी हालत में अगर अमेरिका का एक भी बॉडी बैग गया तो ट्रंप विल बी इन ट्रबल इन द मिडल ईस्ट इलेक्शन। और जहाँ तक नेतन्याहू का ताल्लुक है, नेतन्याहू तो चाहता है कि लड़ाई जारी रहे। अक्टूबर में इसराइल में इलेक्शन है, अगर लड़ाई जारी रहे किसी ना किसी तरीके से तो उसकी कुर्सी
की पकड़ मजबूत रहेगी। जिस दिन वो कुर्सी से हट गया जेल में जाएगा करप्शन की वजह से। और अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखो, एक भी केस नहीं है जहां अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हुई है और अमेरिका की जीत हुई है। अमेरिका बड़े पैमाने पर गया वियतनाम में, हारा, बड़े पैमाने पे आया, इराक में 11 साल रहा, उसके बाद जिस माफिक से निकला वहाँ से अपनी इज्जत बचाई। जिस माफिक में उसका हाल हुआ, अफगानिस्तान में 16 साल के में शर्मनाक तरीके से वहाँ से भागा, सारी दुनिया जानती है। मेरे को साइट कीजिए एक भी एग्जाम्पल जहाँ अमेरिका सक्सेसफुल हुआ है, नॉट इवन। पूरा अब आप देखिए कि मिडिल ईस्ट की जो अस्थिरता है, जो ईरान पे हमला है, अब देखना होगा ईरान इस पे प्रतिक्रिया क्या करता है और प्रतिक्रिया के बाद अमेरिका और इजराइल उस पे क्या रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ने वाली है, चाहे वो तेल को लेके हो, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो। लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आप देखिए कि पूरा विश्व एक तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। देखना होगा कि अन्य संगठन इसको कैसे रोकते हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।